अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब मैं क्या तारुफ़ कराऊँ, मैं तो आपका हूँ ही हफीज़ ताहिर। और आज मेरी पॉडकास्ट में जो मेरे मेहमान हैं उनका फ़न आप अभी देख चुके हैं, बल्कि पूरा फ़न क्या, फ़न का एक कोई अशारिया, कोई डेसिमल आपने देखा, यकीनन आपने लुत्फ़ उठाया होगा। और ये मेरे मेहमान हैं सज्जाद ताफ़ो साहब, मशहूर ज़माना और मरूफ मौसीक़ार ट्रेंड सेटर ताफ़ो साहब के बेटे। और उन्हीं से इनकी इंस्पिरेशन है और उन्हीं से इन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया। तो आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। जी सज्जाद, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। बहुत खुशी हुई कि इतने बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर जिन्होंने इतना काम किया और आपने मुझे शो में इनवाइट किया, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाह। और आप भी माशाल्लाह इतने बड़े बाप के बेटे, और आपका अपना काम भी ऐसा ज़बरदस्त है कि दुनिया जानती है। और मुझे भी बड़ी खुशी है टू हैव यू इन माई शो। जी थैंक यू सर। मेरा तो ये है सर कि वो कहते हैं ना, हर कदम सागर आने लगी हैं मंजिलें, मरहले कुछ बहुत मुश्किल से तय हुए हैं। ये बहुत बड़ा शेर, और मैं इसमें इसका ये भी मतलब है कि मैं चलता जा रहा वारा चलता जा रहा हूँ, लेकिन उसमें कोई मकसद था तो मैं कामयाब हुआ बिकॉज ऑफ माय फादर। मेरा अपना एम भी था कि मैं चलता रहा। देखिए यहीं से हम बात शुरू करते हैं। मैंने तारुफ़ कराया अपने ऑडियंस से, अपने व्यूअर्स से, कि आप ताफ़ो साहब के बेटे हैं। इतने बड़े बाप का बेटा होना आपको कैसा लगता है? बहुत मुश्किल मरहला था। जब मैं छोटा था 10 साल का, उन्होंने मुझे गिटार पकड़ाई, शुरू करवाया। साथ साथ मैं जब घर से खाना लेके ड्राइवर जाता था तो कि हर स्टूडियो में ताहो ब्रदर्स का एक कमरा होता था, वहाँ सामान होता था, रिकॉर्डिंग होती थी। जब खाना लेके जाते थे रास्ते में मुझे आवाज़ आ जानी, ये कौन है? ताहो का बेटा है फिरदौस बेगम। ताहो भाई को कहना मैं शूटिंग से फारुक को कह रही हूँ मेरे लिए भी खाना रखना है। नदीम साहब, इकबाल हसन साहब, वहीदुल्ला साहब तो ख़ास कहते थे ना कि यार ताहो, मैं खाना खा के आता हूँ आपके साथ, जब खाता हूँ फिर भूख लगती है यार, आप जैसा कोई खाना भी नहीं खाता ना आपको पहनता, यार आप बड़े लोग हैं। इतना आपस में एक फैमिली टर्म्स थे आपस में हमारे सबके। तो आपने अपने अब्बा जी से क्या सीखा? अब्बा जी से ये है कि जब उन्होंने मुझे 10वीं के बाद कॉलेज में भेजना शुरू किया तो मैं साथ जाता था स्टूडियो में, तो मैंने ये देखा कि उस बंदे की लोगों ने ऐसे इज़्ज़त की है जैसे देवता आ गया अंदर। क्योंकि वो 6 साल की उम्र में उन्होंने ढोलकी बजाई फिल्म हचकोले, जो 1948 में शुरू हुई। मास्टर नायर साहब हमारे ख़ानदान के सबसे बड़े मौसीक़ार बुज़ुर्ग हैं, जो हिंदुस्तान में भी स्टेज पे हीरो का करेक्टर करते थे, साथ म्यूज़िक देते थे, बहुत खूबसूरत थे वो। हमारे मजांग घराना हम कहते हैं ना, मजांग घराने के बड़े थे वो। तो उन्होंने, मेरी दादी और उनकी वाइफ बहनें थी खाला फूफी की, तो उन्होंने कहा कि ताफ़ुज़ को भी साथ ले जाओ, क्योंकि उस ज़माने में बड़ी स्ट्रगल होती थी, गुर्बत होती थी। गुर्बत से जो आर्टिस्ट बनता था एंड में जाकर रिच होता था। तो फिर वो मेरे जो फादर हैं मास्टर नायर साहब ने उनको अपने साथ असिस्टेंट रख लिए ढोलक पे, कि मेरे बीवी की बहन का बेटा है तो मैं क्यों ना इस बच्चे को देखूं। तो वो जब उन्होंने ढोलक बजाई तो चर्चे पड़ गए फिल्म इंडस्ट्री में। हर बड़ा मलक अमीन से लेके रियाज शाह से लेके बड़े बड़े डायरेक्टर थे, वो कहते हैं ये क्या है बच्चा, एक आवाज़ जैसे नहीं किसी ने हाथों में कोई एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ लगा दी। तो उससे शुरू हो गया काम उनका। फिर एज ए इंस्ट्रूमेंटलिस्ट वो बोंगो बजाते रहे। फिर उनको खलीफा नज़ीर उनके दोस्त थे, उन्होंने कहा यार तो आहो तुम तो है नहीं म्यूजिक रखने, गाने हिट कराना बजा के, तेरे आइडिया बड़े ज़बरदस्त सुनते हैं, तो साड़ी फिल्म मनवरा कर। तो फिर सुनवे बलोरी अखबार उन्होंने बनाया, और वहाँ ख्वाजा फरीद साहब थे, उन्होंने लिखा। तो मेरे सामने वो गाना लिखा गया ग्वाल मंडी के अंदर घर में। उसको थोड़ा सा आप बजाएंगे? हाँ जी, वो क्या बात। ये एक बड़ा एक ट्रेंड सेटर गाना था। उसमें बोंगो था ना, ऐसे मलेशिया कुछ परफॉर्मेंस देने गए थे क्लासिकल डांसर के साथ। तो उन्होंने देखा बोंगो, एक ब्लैक था, एक नीग्रो वो बजा रहा था। तो डैडी ने उसको देख के तस्वीर उतार के साथ ले आए। फिर एक पेंटर को पकड़ा, कटाई की उसकी, तो बोंगो बनाया। तो ये इसलिए ये रिदम था। तो
तो बोंगो दुनिया का अफ्रीकन सबसे आला किस्म का जो लैटिन और बड़े बड़े बैंडों ने यूज़ किया है, ये बोंगो से अच्छा रिदम दुनिया में कम, ये साथ परकशन, इसलिए वो कामयाब हुआ कि एक मुनफरिद रिदम था, पागल हो गए लोग। अच्छा, आप ये बताएं कि ताफो साहब तो तबले के माहिर थे, आपने गिटार की तरफ क्यों रुजू किया? स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में कैसे आए और क्यों आए? वो ये था कि गिटार की डिमांड जब इंडस्ट्री में शुरू हुई तो वहाँ एक सूरज साहब थे जो ढाका से आए थे 60 में, तो मेरे अंकल पोपा साहब ने उनसे गिटार सीखा, क्योंकि इंडस्ट्री में और कोई गिटार बजाता नहीं था, तो उनसे सीखा। तो पोपा साहब ने, जब हमारे सीनियर ख़ानदान के, उन्होंने जब गाने बजाए, जब कोई प्यार से बुलाएगा हमको शख्स याद आएगा निसार बद्री साहब के, तो डैडी ने कहा कि अब तुम ये पकड़ो, तो कि तुमसे छोटा जो बल्लू है वो तबले की तरफ बहुत ज़्यादा है, रिदम की तरफ उसका ध्यान है, और तुम, हालांकि मैंने तबला सीखना शुरू किया, फिर उन्होंने गिटार दी तो मैं ज़्यादा गिटार को लाइक किया, उसको बजाने की कोशिश करता था। फिर उन्होंने मुझे कुछ, उन्होंने देखा कि डैडी एलपी लेके आते थे, सुनते थे, कुछ उस दौर में वीडियो किसी से मुझे वो नेगेटिव की चलती थी, देख के उन्होंने देखा कि ब्लूज़ में गिटार कौन बजा रहा है, बीबी किंग का मुझे दिखाएंगे, ये देखो चला के किसी इंडस्ट्री के बंदे को बुला के ना, तो नेगेटिव की जो चलती है कैमरे में, तो दिखा के ये ब्लूज़ होता है, ये गिटार है। वो मैंने फिर शुरू की उनसे। उसके बाद फिर पहला गाना मैंने बजाया मुझे दिल से ना बुलाना, रोबन घोष साहब का सोलो, तो हिट हो गया, गिटार की चर्चे पड़ गए कि इसको बुलाओ, ये क्या इंस्ट्रूमेंट है। इसकी जरा शक्ल दिखाएंगे उस गाने की? वो ये गाना साथ बैठ के मैंने कंपोज किया, उनके साथ बनाया भी है, गुलबर्ग में उनका घर था वहाँ। मुझे दिल से ना बुलाना, ना रोके ये ज़माना, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये वो सॉन्ग है जिसमें मैंने देखा कि 50 से 60 वायलेंस बैठे। बाबा नामदार हमारे बहुत बड़े वायलेंस, जिनसे हमने नोटेशन सीखी कि हाउ टू राइट द म्यूज़िक, जो आज पढ़ा रहा हूँ मैं लमरा में। तो मैंने देखा कि ऑर्केस्ट्रा बैठा और एक चेयर में उन्होंने दरमियान में मुझे बैठा दिया, एक माइक पे अराउंड, और जैसे सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा की होती थी ना उस टाइम प्लेसिंग, वही हम कॉपी करते थे, क्योंकि सारा हॉलीवुड और इंग्लैंड ने शुरू किया था काम। तो मैं साथ बैठ गया, ऐसे माइक था, तो बाबा नामदार ने ये गाना बजाने के बाद मुझे 5 रुपये दिए। वाह वाह वाह। अच्छा, मुझे एक ख्याल आया, मैंने कहा आपसे ये सवाल ज़रूर पूछूंगा कि हम लोगों ने और आपने एक बहुत आला ज़माना देखा है, और अपनी आंखों के सामने 40-40 वायलिनिस्ट काम कर रहे हैं, और 4 सितार वाले बैठे हैं, और 5 तबले वाले बैठे हैं, और 2 लाइव अकूस्टिक म्यूज़िक। और अब जो हाल हो गया है कि अब सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, आप क्या महसूस करते हैं? ये अच्छा है, बुरा है, क्या है? बात ये, इसका सिर्फ हमें ये फ़ायदा कि साउंड क्वालिटी अच्छी बनती है। मसलन एक बंदा सुर में नहीं है, उसको सुर में कर दो, एक रिदम होता है ये वाला, वो निकाल देते हैं। वो उन्होंने सब गोरों ने उसके बनाए हैं सीडी, कुछ तबले के बॉलीवुड से आ गए हैं। वो ये है कि बंदा कहता है यार मेरा गाना कर दो, शौकिया हो, ये मुझसे 20,000 रुपये कहते हैं आओ भी निकाला, एक क्लिक क्लिक निकालते हैं, ये नहीं 1 2, ये बेसिकली मैथ है मौसीकी। पहले था कि ओरिजिनल तबला है, ओरिजिनल ड्रम है, बोंगो, तो उसके साथ चिंचू उसका एटमॉस्फियर और होता था। अब वो जब निकालते हैं ढिन ढिन टक, इतना लाउड, फिर उसको बैलेंस नहीं करना आता, फिर उससे म्यूज़िक का जो है ना एक स्वाद कहते हैं पंजाबी में, वो नहीं, वो फीलिंग नहीं है बिल्कुल, रचाओ जिससे कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ है कि जो शौक़ है म्यूज़िक प्रमोट तो हो रहा है, जितने भी ये लोग गा रहे हैं वो बेसिकली सिंगर नहीं है सर, माजरत से, तो बस उनको बना दिया गया सिंगर। असल सिंगर थे वो थे जो 3 दिन रिहर्सल करते थे। अभी हम नए सिंगरों को गाना याद कराओ, नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने वो सुर उन बातों के साथ रिहर्सल ही नहीं की, रिहर्सल ही नहीं करते, उनकी आवाज़ में सुनने में रचाओ की फीलिंग ही नहीं है। साज तो है लेकिन सोज नहीं है सजाद साहब, और इसकी मुझे बड़ी किसी वक्त तकलीफ़ होती है, क्योंकि हमने तो नूरजहाँ के साथ काम किया, फरीदा खानम के साथ काम किया, मेहदी असद साहब की 3-3 4-4 रिहर्सलें सुनी, और अब वो सिंगर कहता है घर से ये ट्रैक कर लेना, मैं आके मिक्स कर दूंगा, और इतने आराम से कह देते।
हाँ, तो ये एक, मैं समझता हूँ ये एक नीचे जाने वाली बात है, ऊपर आने। पूरी दुनिया में 3 दिन रिहर्सलें होती थी, हॉलीवुड से लेके इंग्लैंड से समझाया मुल्क, पूरे वर्ल्ड में 3 रिहर्सलें एक्टिंग की, 3 रिहर्सलें म्यूजिशियंस की, सिंगर की। मुझे याद है कि EMI जो हिट 4 गाने रिलीज़ करती थी, अभी भी उन्होंने EMI ने जो भी कंपनी है पाकिस्तानी जो कराची की पार्टी उन्होंने ली, अभी वो हर रियलिटी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हर 4-6 महीने बाद। अभी उन्होंने 14 जून को की है। खुदा की कसम, तनवीर अफरीदी साहब इतना बड़ा आदमी है। बच्चों जो नाने हैं उनके दोतरे पोतरों को चेक दिया है, इतनी इज्जत की। और 15 लाख, 30 लाख, 20 लाख, 5 लाख, कमाल अहमद, नशाद साहब, निसार बज़मी, शायर, उन्होंने हद कर दी। मैंने ऐसी ऑनेस्टी नहीं देखी जो EMI साउंड पर, जिन्होंने 60-70 हज़ार गाना रिकॉर्ड करके रखा है, उसको कुछ छूता नहीं तो उस पर केस हो जाता है। वो इस वक्त रिप्रेजेंटेटिव है, उस तरह पेश कर रहे हैं पाकिस्तान इंडस्ट्री का म्यूज़िक भी। और पाकिस्तान आइडल में भी EMI ने म्यूज़िक दिया, तो पाकिस्तान का नाम EMI ने रोशन किया। शुरू से ही जो रिलीज़ करते थे सॉन्ग्स सबको रियलिटी देते हैं, और अभी तक वो काम कर रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छा, जिसकी वजह से हमारे पाकिस्तान आसिफ इकबाल साहब माशाल्लाह, जा रहे हैं। आसिफ इकबाल साहब माशाल्लाह अभी जो भी कराची में में, लाहौर होते थे। हाँ जी, कराची में होते हैं। और जी उनको 30 साल हो गए, मेरे बड़े अच्छे जिगर दोस्त। वो उन्होंने ऐसा ऐसा काम किया, तरन्नुम सारा उन्होंने रिकॉर्ड किया पहले वाला। मैंने बजाया सारा, ताफो ब्रदर ने बजाया। अच्छा, ज़रा थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं कि रेडियो से कैसे ताल्लुक़ बना आपका? हाँ जी, रेडियो में एक्चुअली वहाँ मेरे जो नाना लगते हैं ना रिश्ते में, मास्टर मंजूर है। अच्छा, जिनके बड़ी बड़ी कंपोजिशन है, ऐसे ऐसे गाने बनाए। फिर तबला वो जानते थे, राग वो जानते थे। हर गवैया, हर तबला नवाज उनसे डरता था, क्योंकि वो इल्म का एक पूरा मात्रों का एक पूरा मीटर थे बहुत बड़ा। तो वो जब मैं रेडियो पे आया, मुझे शौक़ चढ़ के मैं यहाँ काम करूँ। 2014 में मुझे पाकिस्तान गवर्नमेंट की मेहरबानी, उन्होंने मुझे एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर लगाया, साथ गिटार के काम करे। मैंने कहा जी काम तो बड़े कर चुके हैं, मैं ज़रा कुछ देना चाहता हूँ। उन दिनों में वज़ीर अफजल साहब भी आ गए थे, उधर काम कर ही रहे थे, जो फिल्म इंडस्ट्री से थोड़े फारिग हो गए। वजाहिद अत्रे साहब आ गए, कुछ पुराने म्यूजिशियन थे वहाँ, वायलिनिस्ट जावेद साहब थे। फिर हमने मिलके काम किया, बड़ा मज़ा। वहाँ मैंने तराना भी बनाया, मुझे अवार्ड मिला, मैं भूल गया पता नहीं कौन सा था। तो बड़ी उन्होंने इज़्ज़त की। और लेकिन शुरू से जो वहाँ से मेहंदी हसन साहब आए हैं जी, रेशमा आई, बड़े बड़े इंट्रोड्यूस किए लोग उन्होंने। जो रेडियो पर गाया वो इतना पक्का गाया कि दुनिया में कामयाब तरीन गाने रेशमा के ले लें, परवेज़ मेहंदी के ले लें, मेहंदी साहब की गज़लें ले लें, मैडम नूरजहान के तराने देखें रेडियो में। आज़म साहब और लोगों ने इतना काम किया। गिलानी साहब, अब उनके बेटे भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दानियाल मेरे बड़ा प्यार करते हैं। बहुत काम हुआ। फिर उसके बाद मैंने काम करने के बाद वहाँ पुराने दोस्तों की यादें मुझे दिखाते थे, यहाँ बैठते थे पुराने गवैये, यहाँ माडो हारते थे, यहाँ ये बड़े मज़े मज़े लिए। उसके बाद उससे पहले मतलब PTV में भी मैंने 78, 79 PTV, अब PTV में क्या मार्का किया आपने? हम तो PTV के साथ जुड़े हुए हैं ना पूरी ज़िंदगी। 27 साल मैंने PTV में प्रोडक्शंस की, म्यूज़िक किया, आपने मेरे साथ भी। हाँ जी, बड़ा PTV एक टीचर है और अपना रेडियो भी टीचर है, क्योंकि वहाँ जो पढ़े लिखे लोग थे आप जैसे, उन्होंने उन्हें बाहर के मुल्कों में भेजा था, शायद गोरों से मिले जाके कि रेडियो को कैसे प्रेजेंट करना है और TV पे प्रोग्राम कैसे बनाने हैं। ज़िया महीउद्दीन जैसे लोग थे कि प्रोग्राम क्या होता है, परफॉर्मेंस क्या होती है, एंकर क्या होता है, ख़बरें क्या होती हैं। तो हम जब बचपन में देखते, उसके बाद मैं जब वहाँ 79, 80 में जब आया तो वो तरन्नम शुरू हो चुका। तो गिटार का मेरा रूज था, और मौला जट में गिटार बजाई, आईना, अंबर, नहीं अभी नहीं, तो चर्चे पड़े हुए थे वहाँ, सारे थे। रफ़ीक बड़ाई साहब थे, बड़ा प्यार करते, उनके भी ड्रामे के मैंने बैकग्राउंड दिए हुए हैं। फिर अपना आपके अभी जो रिटायर हुए थे आरदा फ़रक बशीर साहब, सबके साथ काम किया, बड़ा काम किया तरन्नम का। तो हिट गाने मेरे गिटार के वहाँ बजे। और उसके बाद फिर मैंने महमूद अली साहब के साथ काम किया, 4 प्रोग्राम म्यूज़िक डायरेक्टर, अपना ये जो सुर पछावा। फिर करामत मुगल साहब के साथ मैंने काम किया, मीना बाज़ार में म्यूज़िक दिया। और कितने मौसम हुए मुस्कराए, हंसते वसदे का बैकग्राउंड म्यूज़िक हमने किया, शफीक साहब का। ये हो जाए ज़रा। हंसते वसदे का तो बैकग्राउंड था, वो कुछ चीज़ें हैं जो आपको सुनाऊंगा अभी। बाकी कुछ टाइटल म्यूज़िक थे, काफ़ी थे। सज्जाद अहमद साहब थे, अपना और लोग थे बड़े जिनका मैंने काम किया। तो मैडम नूरजहान के तरन्नम, और जो गाना ख़ास था बीना तेरा नाम, वो भी मैंने गिटार पे बजाया था। हाँ जी, तो आज सुनते हैं आपसे। हाँ, वो नैयर साहब मेरे दोस्त थे जिन्होंने डैडी के गाने गाए, डैडी ने उनको हिट कराया। ये गाना था, एक बात कहूँ दिलदार, तेरे इश्क ने हमको मार, तू सुर है मैं एक तारा, तेरे इश्क ने हमको
कैसे थे तू जब भी चमन में आया, तेरी चाल क़यामत वर्गी है, रब ने तुझे बनाया, तू हुस्न का है शापारा, तेरे इश्क ने हमके मारा। करता रहूंगा याद तुम्हें मैं, अरे सुबह हो शाम, आना रहेगा मेरे दिल में बिना तेरा नाम, बिना तेरा नाम। अब जब वो भी साहब बड़े सुरीले म्यूज़िक डायरेक्टर थे, मेरे डैडी के बचपन के यार थे, मैंने उनके बड़े गाने बजाए हैं, तो मुझे ये बहुत मुझे आंसू आ जाते हैं जब नैयर का ये आता है ना गाना, क्योंकि मेरी लाइफ बड़ी गुजरी है उसके साथ, बड़े गाने बजाए, जी रहा हूँ तन्हा, मैं तो चला, सारे गाने मेरे गिटार के वजह। पहला जो ट्रिप हमारा इंग्लैंड में 1980 में मेरा ए नैयर का हुआ था, दिलदार प्रेस भट्टी साहब थे, अमेरिका हमने ट्रिप किए, वहाँ पाकिस्तान का नाम रोशन किया, हिट गाने थे, वहाँ पर हमें इंडियन मौसीकार मिले, उन्होंने मुझे पकड़ लिया कि अजीज़ नाजा ने पकड़ लिया, ताहू साहब का तो मैं बड़ा फ़ैन हूँ, रश्मि खान ने पकड़ लिया कि बज़मी साहब तो मेरे मौसीकार थे, मैं मैंडोलिन बजाता था, तो पाकिस्तान उनका क्या हाल है, मुझसे वो पूछते थे। इतना बड़ा पाकिस्तान का म्यूज़िक है जो पाकिस्तान आइडल में भी हिट गया है। तो हमने तो बड़े आपको देखा, रेडियो देखा, फिर फिल्म इंडस्ट्री में जो 74 से मैंने शुरू किया, जैसे आईना का गाना, मुझे दिल से ना बुलाना, नज़रुल इस्लाम साहब, अगर जितने बड़े पंजाबी के उर्दू के गाने इंडस्ट्री में तो एंड कर दिया। इतना म्यूज़िक, तकरीबन 700 फिल्मों का म्यूज़िक डैडी के साथ मैंने किया। उसके अलावा मास्टर नायब साहब के गाने, मास्टर अब्दुल्ला के गाने, कमाल अहमद के गाने, ए हमीद के गाने, 90 का इमरान खान साहब का एक फंड रेजिंग शो था उधर दुबई में, वो बहुत मुझे इज़्ज़त मिली, उन्होंने बड़े लेवल पे किया था, शौकत खानम के लिए। हाँ जी, वो किया। उसके अलावा इंग्लैंड, फिर अमेरिका में मैंने शो किया, वहाँ मैंने ये गाना बड़ा हिट सुबह सुबह लगता है, फॉलोइंग इन लव विद यू, एल्विस प्रेस्ली। मेरा एक बैंड था एवेंजर, जो एल्विस प्रेस्ली के गाने सुन के, बीटल के गाने सुन के मैंने कहा मैं भी बैंड बनाऊँ यार, 5 बंदे होते हैं, ड्रम होता है, और क्या दुनिया एंजॉय करते थे। ये गाना था Wise men say the only fool in us, but I can't help falling in love with you. Like a river flow, surely to the sea, something in the golden sea meant to be. Take my hand, take my whole life too, but I can't help falling in love with you. But I can't help falling in love with you. फॉलिंग इन लव, मोहब्बत में गिरफ्तार हो रहा हूँ मैं। हाँ जी, इसका तर्जुमा यही करेंगे ना। हाँ जी। तो कभी खुद मोहब्बत में गिरफ्तार हुए? हाँ जी, हुआ हूँ, बहुत गिरफ्तार हूँ, अगर लेट हुआ हूँ। पहले तो मैं था 20 साल का, मतलब गाने गा रहे हैं, गिटार बजा रहा हूँ, तो सामने कोर्स गा रहे हैं ना, वो 2-3 लड़कियाँ मेरी तरफ देख रही हैं। अच्छा। तो मैं बीच में पीस मिस कर जाता था। मैं कहा ये क्या हो सकता, तुम तो बड़े पक्के मेमोरी। मैं कहा तुम ना भी इधर देखना। आई वाज सो यंग। उसके बाद फिर ट्रिप लगा दुबई इंग्लैंड का, फिर वापस आया, फिर शादी। अब जाके शादी के बाद बच्चे बड़े हो गए, अब आई एम फॉल इन लव विद समवन। हैं, ज़बरदस्त, ये तो कमाल हो गई। यानी ये जो मोहब्बत आपको हुई है, क्या मैं जान सकता हूँ कि वो खुशनसीब कौन है जिससे आपको इस उम्र में मैच्योर किस्म की मोहब्बत हो गई? वो भी बहुत अच्छी हैं, बहुत माशाल्लाह, बड़ा पढ़ी लिखी खातून है। एक वो डायरेक्टर हैं एक डिपार्टमेंट की, और वो इस वक्त काम भी कर रही हैं, और गाने भी बहुत शौकीन है। और मेरी वो देखा, आपका वही फ़ैन बनता है जो म्यूज़िक लवर हो। हाँ, म्यूज़िक लवर एक अलग दुनिया है, आर्ट की एक दुनिया अलग है। आर्ट का मतलब है तख्लीकार, जो अल्लाह तख्लीकार है, उन्होंने हमें मुंतकिल किया, आप में किया डायरेक्शन। ऐनक वाला जिन आपने ऐसा बना दिया, एक नया आपने ट्रेंड दिया कि बच्चे अभी तक याद है, जो भी 35 साल के 40 साल की उनकी शादी हो गई हैं, क्योंकि आपने पीटीवी में ट्रेंड सेटर होना बड़ा मुश्किल है। ताहो साहब ने बोंगो लाए, ब्लोरी अकबर, उसके बाद चलते चलते काम शुरू हो गया।
तो ट्रेंड सेटर होना बड़ी बात है। तो मैंने गिटार को भी ट्रेंड सेटर बना फिल्म इंडस्ट्री में कि अभी अल हमरा में आया हूँ तो पूरी पाकिस्तान में गिटारें पकड़ ली, वहाँ ऑनेस्टी से काम किया है तो आज गवर्नमेंट मेरी इज़्ज़त करती है। तो मैं म्यूज़िक पढ़ाता भी हूँ क्योंकि मैंने ये रियाज पियानो वाले थे जो नोटेशन जानते थे, ए बैज जिन्होंने 1946 में इंग्लैंड के जो गोरों से सीखी थी हाउ टू राइट द म्यूज़िक। आप मतलब ये अगर है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 या टा 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 टा, इसको कैसे लिखना है, ये भी मैथ है। तो मुझे उन्होंने सिखाया कि मैं फिर कहीं भूलता नहीं चीज़, फ़ौरन लिख लेता था कि अच्छा ये पीस है मेरा, ये चीज़ें हैं। तो ये बड़ी कामयाबी थी नोटेशन जो आजकल बच्चों में मुंतकिल कर रहा हूँ और अल हमरा के प्लेटफॉर्म का मैं नाम रोशन कर रहा हूँ। एक बात तो बताएं, जी जी। मोहब्बत में गिरफ्तार होने के बाद और मोहब्बत में गिरफ्तार होने से पहले के म्यूज़िक में क्या फ़र्क है आपके? हाँ, ये सवाल बहुत रोमांटिक सा आ जाता है। पहले तो बड़े जज्बे से या बड़े जोश से मैं गिटार बजाता था ना कि ऐसे पता नहीं क्या मार्का कर दिया है। तो पहले ये हाथ था मेरा, एक ये होता है। अब मेरे आगे जो मैंने शुरू से बजाया आपके, ये आया है कि राग बजाते बजाते ललत कैसे बनेगा। है यानी मोहब्बत ने आपको तेज़ी तर्रारी से निकाल के एक सॉफ्टनेस में डाल दिया। ऐसा, और वो भी अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे, बड़ी लविंग और बड़ी अच्छी और नेक खातून है। शी इज़ फॉल इन लव विद मी। क्यों? वो म्यूज़िक लवर है, खुद भी थोड़ा सा गाती हैं और हम थोड़ी प्रैक्टिस भी करते रहते हैं। अभी उन्होंने एक चैनल में मेरे साथ आई थी इंटरव्यू में, तो लिबरल है, उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं होता। मैंने कहा आपके अंदर एक टैलेंट है, गाएं मेरे साथ, लोगों को पता चले कि हम काम भी करें। जी व्यूअर्स, सिंगर, कंपोज़र, गिटारिस्ट, बेहतरीन म्यूज़िशन ताफुक रानी के सजाद ताफू से हमारी गुफ्तगू जारी है और इस गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा सुनने के लिए इंतज़ार कीजिए अगले सैटरडे तक। तो मिलते हैं, उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।